आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां मौत खामोश नहीं, परछाइयों में छुपकर लौट आती है। सालों पहले मरा हुआ एक खूनी फिर से जिंदा हो चुका है। वो ग्वेन के सपनों में आता है, उसी तरह जैसे कभी ग्वेन की माँ के सपनों में आता था, जिन सपनों ने उसे पागल कर दिया और आखिर में उसकी जान ले ली। एक पुराना टूटा हुआ फोन जो न नेटवर्क में है न दुनिया में मौजूद, लेकिन उससे हर रात उसी मरे हुए कातिल की आवाज गूंजती है। और उस कैंप की जमी हुई बर्फ के नीचे आज भी दफन हैं दर्जनों बच्चों की लाशें जो उस दरिंदे की हवानियत की गवाही देती हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन है ये कातिल जो मर कर भी जिंदा है? आखिर क्यों वो ग्वेन के पीछे पड़ा है? और क्या ग्वेन अपने आप को और अपनी फैमिली को उस खूनखार साए से बचा पाएगी? साल 1957, कोलोराडो की ठंडी जगह कैंप एल्पाइन लेक। एक लड़की थी, होप। वो झील के पास बने एक पुराने पेफोन से कॉल करती है। वो बताती है कि उसे एक अजीब नंबर अपने सपनों में बर्फ पर खुदा हुआ दिखाई देता था। उसी नंबर पर उसने कॉल किया था। फोन उठाने वाला कोई आदमी था, लेकिन जब होप पूछती है आप कौन हैं, तो दूसरी तरफ से बस अजीब सी खड़खड़ाहट, स्टैटिक सुनाई देती है। फिर अचानक वो आवाज इतनी तेज और चुभने वाली हो जाती है कि होप डरकर फोन रख देती है। 25 साल बाद 1982, डेनवर शहर। यहाँ एक लड़का था, फिन्नी। वो स्कूल में एक नए बच्चे को बुरी तरह पीट रहा होता है, जो बार बार माफी मांग रहा होता है। तभी उसकी छोटी बहन ग्वेन आकर चिल्लाती है, बस करो फिन्नी। तब जाकर वो रुकता है। बाद में ग्वेन पूछती है कि क्या हुआ था, तो फिन्नी कहता है उसने पहले झगड़ा शुरू किया था। अब शहर में सब लोग फिन्नी को बहादुर लड़का मानते हैं, क्योंकि 4 साल पहले उसने एक खतरनाक सीरियल किलर ग्रैबर को हराया था। उसी वक्त एक लड़का अर्नी आता है। वो उन बच्चों में से एक का भाई था जिन्हें ग्रैबर ने मारा था। अर्नी ग्वेन को एक कॉन्सर्ट में चलने का न्योता देता है और ग्वेन हाँ कह देती है। उस रात फिन्नी को नींद नहीं आती। वो बाहर सिगरेट पीने जाता है और उसे अपने पुराने डरावने पल याद आने लगते हैं। वो सोचने लगता है जैसे ग्रैबर उसके घर के पीछे खड़ा है, वो वही मास्क पहने, अंधेरे में। ग्वेन बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ, पर फिन्नी कुछ नहीं बताता और चुपचाप अंदर चला जाता है। उधर फिर से कैंप एल्पाइन लेक में एक लड़का फेलिक्स अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आया होता है, लेकिन उसकी खुशियां तब खत्म हो जाती हैं जब ग्रैबर उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे वो जंगल की तरफ भागता है, पर फिसल कर गिर जाता है। ग्रैबर मौका पाकर उसे पकड़ता है और चाकू से उसका पेट फाड़ देता है। उसकी लाश झील में फेंक दी जाती है। मरने से पहले फेलिक्स बर्फ पर W का निशान बना देता है। तभी अचानक ग्वेन की आंख खुलती है। वो पसीने में भीगी हुई होती है। पता चलता है ये सब एक डरावना सपना था। तभी घर का फोन बजता है। ग्वेन उठकर दरवाजा खोलती है तो उसे सड़क के पार कुछ अजीब सा दिखता है, पर जैसे ही वो ध्यान लगाती है, फिन्नी आकर कहता है तू फिर से नींद में चल रही थी ग्वेन। ग्वेन कहती है मैंने बहुत बुरा सपना देखा, लेकिन फिन्नी बस कहता है सो जा, सुबह बात करेंगे। अगले दिन ग्वेन स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर भूत प्रेत और सपनों के बारे में पढ़ती है। बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, उसे चुड़ैल बोलती हैं। तभी अर्नी आता है, कहता है ये सब बढ़िया है, मुझे तो ऐसी बातें पसंद हैं। वो अपनी दादी की दुकान से लाए टैरो कार्ड्स दिखाता है और कहता है कि उसकी दादी भी अलौकिक चीजों पर भरोसा करती हैं। अर्नी को पता है कि ग्वेन के सपनों की वजह से ही ग्रैबर के शिकार बच्चों की लाशें मिली थीं। ग्वेन थोड़ा असहज हो जाती है, पर अर्नी मुस्कुराकर कहता है मुझे अजीब लोग पसंद हैं। उस दिन स्कूल के बाद फिन्नी एक दुकान पर जाता है और तभी उसे पास के पे फोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है। वह फोन उठाता है और कहता है सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर जल्दी से फोन रख देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो फोन तो बंद पड़ा था, मतलब आउट ऑफ एन ऑर्डर। उधर कैंप एल्पाइन लेक में केल नाम का लड़का बाकी बच्चों के साथ खूब मजे करता है। वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता है और कई नए दोस्त बना लेता है। पर एक रात जब वो जंगल में होता है, ग्रैबर अचानक उसका पीछा करने लगता है। केल भागता है, लेकिन ग्रैबर उसे पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी एक्स से उसका शरीर काट देता है। कुछ हिस्से वो जला देता है और बाकी झील में फेंक देता है। मरने के बाद केल की आत्मा गोस्ट झील की बर्फ पर पहले बने W के निशान के बगल में B लिख देती है। तभी ग्वेन की आंख खुल जाती है। पता चलता है कि ये भी एक और डरावना सपना था। लेकिन तभी घर का फोन बजता है। वो बाहर जाती है और देखती है कि केल की लाश उसके आंगन में पड़ी है। वो घबरा जाती है और साइकिल लेकर सीधा भागती है, सीधे उस पुराने घर की तरफ जो कभी ग्रैबर का घर हुआ करता था। वो एक छोटी खिड़की से अंदर जाती है और तहखाने सेलर में पहुंचती है। वहां उसे एक काला फोन, ब्लैक फोन दिखता है। जब वो फोन उठाती है तो उसे होप की आवाज सुनाई देती है, वही लड़की जो कहानी की शुरुआत में थी।
ग्वेन समझ जाती है कि होप को भी वैसे ही सपने आते थे जैसे उसे आते हैं। बस फर्क ये था कि होप के सपनों में लड़के ने नंबर खुदे थे और अब ग्वेन के सपनों में अक्षर, लेटर्स। वो और जानना चाहती है, पर अचानक फोन में शोर, स्टैटिक बढ़ जाता है और कॉल कट जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके सामने ग्रैबर के भाई का भूत खड़ा होता है। वो कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और काला फोन फिर से बजने लगता है। नीचे कोई आता है। ग्वेन डर जाती है, लेकिन राहत की बात ये होती है कि वो फिन्नी होता है। वो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गया था। ग्वेन उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि उसने होप से बात की, जो असल में उनकी माँ की जवानी का रूप थी। फिन्नी को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये बस ग्वेन का सपना था। वो जमीन पर थूकता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। अगले दिन ग्वेन को कैंप एल्पाइन लेक का एक पैम्फलेट मिलता है। वो फिन्नी से कहती है, हमें वहां जाकर काउंसलर बनना चाहिए, शायद हमें कुछ सुराग मिले। लेकिन फिन्नी मना कर देता है। तभी उनके पिता टेरेंस उनकी बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि उनकी माँ भी कभी उसी कैंप में काम करती थी और बताते हैं कि वो कैंप 1958 में बंद हो गया था। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसे ईसाई कैंप्स पसंद नहीं। बाद में ग्वेन अर्नी को मान लेती है कि वो उसके साथ कैंप चले। फिन्नी को अर्नी पसंद नहीं था, तो वो सोचता है कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वो भी साथ जाएगा। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वे बर्फ से ढकी सड़क पर पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें कई दुर्घटनाएं दिखती हैं। कहीं गाड़ियां फिसली हुई, कहीं टायर जमे हुए। आखिर में बर्फ इतनी गिरने लगती है कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। तब फिन्नी कहता है, अर्नी, गाड़ी रोक दो, अब आगे बढ़ना ठीक नहीं। बर्फीले तूफान के बीच रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता। तब फिन्नी कहता है, मैं आगे भागकर रास्ता देखता हूँ, तुम पीछे पीछे चलते रहो। वो कुछ ही दूर गया होता है कि अचानक एक आदमी उन्हें दिखता है। उसका नाम था मस्टैंग। उन्हें कैंप एल्पाइन लेक तक पहुंचा देता है। कैंप पहुंचकर तीनों, फिन्नी, ग्वेन और अर्नी, मस्टैंग के चाचा आर्मांडो से मिलते हैं, जो वहां के मैनेजर भी होते हैं। आर्मांडो बताते हैं कि कल कोई बच्चे कैंप नहीं आएंगे क्योंकि बर्फीला तूफान तब तक नहीं रुकेगा और रास्ते साफ नहीं हो पाएंगे। ग्वेन जल्दी ही सो जाती है, लेकिन फिर उसे एक और डरावना सपना आता है। सपने में वो देखती है कि स्पाइक नाम का लड़का, जो कैंप के बैंड में था, उसे भी ग्रैबर ने मार दिया था। स्पाइक की आत्मा बर्फ पर पहले बने निशानों के साथ एच का अक्षर जोड़ देती है और फिर अचानक उसका चेहरा बीच से फट जाता है। तभी ग्वेन की नींद खुल जाती है। वो डर कर उठती है और सुनती है कि पास वाले बिस्तर के नीचे कुछ रगड़ने जैसी आवाजें आ रही हैं। उसी वक्त बाहर फिन्नी सिगरेट पी रहा होता है। उसे वही पुराना पेफोन बजता हुआ सुनाई देता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है तो घंटी बंद हो जाती है। जैसे ही वो मुड़कर जाता है, घंटी फिर से बज उठती है। इस बार वो जाकर फोन उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर तुरंत फोन रख देता है, लेकिन फोन फिर से बजने लगता है। फिन्नी वापस जाने की कोशिश करता है, पर घंटी और तेज हो जाती है। वो दोबारा फोन उठाता है और इस बार उसे तेज शोर के बाद ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, हेलो फिन्नी। फिन्नी तुरंत फोन रख देता है, लेकिन तभी फोन बूथ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो लाते मारता है, पर दरवाजा खुलता नहीं। घंटी फिर बजती है। वो गुस्से में फोन पर लात मारता है और फोन का हैंडसेट गिर पड़ता है। तभी ग्रैबर की ठंडी आवाज फिर आती है। नरक में आग नहीं होती, वो बर्फ होती है, क्योंकि ठंड भी जलाती है और बहुत ज्यादा। उधर कमरे में ग्वेन डरते हुए बिस्तर के नीचे झांकती है। वहां उसे फेलिक्स का शव दिखता है। वो पीछे हटती है, पर तभी केल का भूत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसकी बांह जल जाती है। वो चीखते हुए पीछे हटती है, पर तभी स्पाइक खिड़की की तरफ बढ़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे कोई और आकृति आती है जो खिड़की को तोड़ देती है और उसी से स्पाइक का चेहरा बीच से कट जाता है। ग्वेन चीख पड़ती है। उसी पल फिन्नी के फोन बूथ का दरवाजा अचानक खुल जाता है। वो भागते हुए अंदर आता है, सीधे ग्वेन के कमरे में, और उसे झकझोर कर जगाता है। ग्वेन घबराई हुई रोने लगती है। वो कहती है, मैं पागल हो रही हूँ। फिन्नी उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो उसकी जली हुई बांह पर दवा लगाता है और ग्वेन कहती है कि वो अब अकेले नहीं सोएगी। वो अर्नी के बिस्तर पर जाकर उसके साथ लेट जाती है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं आती। वो आंखें बंद करके धीरे से प्रार्थना करती है, हे यीशु, मुझे इन बुरे सपनों से बचा लो। ग्वेन बताती है कि उसकी माँ को भी ऐसे ही अजीब सपने आते थे और उन्हीं सपनों की वजह से वो धीरे धीरे पागल हो गई थी। उसे डर है कि कहीं उसके साथ भी वही न हो जाए। एर्नी उसे दिलासा देता है और दोनों के बीच एक नजदीकी सा पल आता है। लगभग वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी फिन्नी कमरे में आ जाता है और उन्हें बीच में रोक देता है।
फिर वो दोनों को सोने को कह देता है। सुबह फिन्नी गुस्से में होता है क्योंकि ग्वेन ने अर्नी को सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। ग्वेन कहती है कि उन्हें मदद की जरूरत है और वो अपनी बांह दिखाती है जहां जलने का निशान है। ये सबूत था कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ सपनों में नहीं, असल में भी है। नाश्ते के समय कैंप के मैनेजर आर्मांडो ग्वेन को डांटते हैं क्योंकि वो लड़कों के डॉर्म में सोई थी। फिर वो पूछते हैं कि वो लोग यहाँ आए ही क्यों हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो सच में काउंसलर बनने आए हैं। फिन्नी और ग्वेन उन्हें अपनी माँ होप की फोटो दिखाते हैं। आर्मांडो उसे देखते ही पहचान जाते हैं। होप यही कैंप में काउंसलर थी। वो बहुत भावुक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि होप ने 7 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। आर्मांडो बच्चों से कहता है कि वो अपने घर वालों को कॉल करके बताएं कि वो ठीक हैं और इसके लिए ऑफिस का फोन इस्तेमाल करें। जब फिन्नी बाहर वाले पे फोन, पब्लिक फोन का जिक्र करता है तो आर्मांडो बताता है कि वो फोन तो 10 साल से काम ही नहीं कर रहा। आर्मांडो के जाने के बाद फिन्नी बाकियों से कहता है कि कल रात वही फोन बजा था और उसने ग्रैबर की आवाज सुनी थी। इतने में वही पे फोन फिर से बजने लगता है। फिन्नी भागकर उसे उठाता है। दूसरी तरफ से बस कुछ शोर आता है, फिर एक लड़के की डर भरी आवाज, यहाँ बहुत ठंड है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अचानक तीनों मरे हुए लड़कों के भूत फोन बूथ के चारों तरफ नजर आने लगते हैं। फोन पर मौजूद लड़का बार बार मदद मांगता रहता है। फिन्नी उन्हें देख नहीं पाता, बस पूछता रहता है कि वो कहाँ हैं, लेकिन भूतों को कुछ याद नहीं होता। फिर वो सब गुस्से में बूथ की दीवारों पर जोर जोर से थपथपाने लगते हैं। फिन्नी डर जाता है और जल्दी से फोन काट देता है और तभी सब भूत गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्वेन अपने पापा टेरेंस को कॉल करती है और बताती है कि वो सब ठीक हैं, लेकिन टेरेंस को बर्फीले तूफान ब्लिजर्ड की चिंता होती है। इसलिए वो अपने दोस्त को फोन करता है ताकि वो उसे स्नोप्लो उधार ले सके। इस बीच ग्वेन और अर्नी कैंप के 2 और स्टाफ केनेथ और बारबरा से मिलते हैं। वो दोनों पूछते हैं कि क्या उनके पास कैंप के इतिहास, हिस्ट्री की कोई किताबें हैं। केनेथ प्यार से बताता है कि उनके पास तो सिर्फ कुछ पुराने ब्रोशर हैं, लेकिन बारबरा बहुत रूखी और जजमेंटल होती है। उसे गुस्सा आता है कि ग्वेन लड़कों के डॉर्म में सोई थी और वो गंदी भाषा में बात करती है। जब ग्वेन और अर्नी पुराने 3 मरे हुए लड़कों के बारे में पूछते हैं तो बारबरा गुस्से से कहती है, अच्छे ईसाई लोग ऐसे भयानक मामलों पर बात नहीं करते। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है तो केनेथ उन्हें बाहर निकाल देता है। उस रात ग्वेन को फिर एक सपना आता है। वो देखती है कि उसकी माँ होप फोन उठा रही है और तीनों मरे हुए लड़के उसे मदद मांग रहे हैं। वो जंगल में फेलिक्स के भूत को देखती है और उसका पीछा करती है, लेकिन तभी आसमान से लाल पंख गिरने लगते हैं और फेलिक्स गायब हो जाता है। ग्वेन नीचे देखती है, वहाँ फेलिक्स की जैकेट पड़ी है और स्पाइक पास में खड़ा है। एक कुल्हाड़ी पेड़ के तने में गिरती है और वहाँ से खून निकलने लगता है। अचानक एक अजीब आवाज आती है और ग्वेन की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो रहा है और कुछ पल के लिए उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो बस उसे घूर रही होती है। ग्वेन बाहर जाती है और फिर से फेलिक्स को देखती है। वो उसका पीछा करने लगती है। उधर फिन्नी भी फोन की घंटी से जागता है। वो अर्नी को उठाता है और कहता है कि वो ग्वेन की रक्षा करे जब तक वो कॉल उठाता है। ग्वेन दोनों भाइयों को देखती है, लेकिन फिर भी फेलिक्स के पीछे जाने का फैसला करती है। फिन्नी को फोन पर ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसका भूत वहाँ बूथ के पास दिखाई नहीं देता। ग्रैबर कहता है कि वो बदला लेने वापस आया है। वो फिन्नी की जिंदगी की हर उस चीज को तबाह करेगा जिसे वो प्यार करता है, क्योंकि फिन्नी की वजह से ही उसे अपने ही भाई को मारना पड़ा था। उधर अर्नी लड़कियों के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि वो खाली है। घबराकर वो दौड़ता हुआ स्टाफ को मदद के लिए बुलाने निकलता है। इस बीच फेलिक्स ग्वेन को कैंप के मेस हॉल में ले आता है। वहाँ ग्वेन एक चमकती हुई रोशनी का पीछा करते हुए किचन तक पहुँचती है, जहाँ ओवन अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से बहुत बड़ी लपटें उठती हैं। कुछ चीजें गिरती हैं जिससे तेज आवाज होती है और बाहर मौजूद बड़े लोग समझ जाते हैं कि ग्वेन वहीं कहीं है। अचानक ग्रैबर का भूत अंधेरे से निकलता है और कुल्हाड़ी लेकर ग्वेन पर हमला करता है। ग्वेन डर तो जाती है, लेकिन जितनी हिम्मत है उतनी लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी अर्नी और बाकी स्टाफ के लोग किचन में घुसते हैं। वो ग्वेन को जमीन पर तड़पते हुए देखते हैं, जैसे किसी चीज से लड़ रही हो, लेकिन उन्हें ग्रैबर दिखता नहीं। अचानक ग्वेन का शरीर हवा में उछल जाता है और दीवार से जोर से टकराता है। इसी समय फिन्नी को बारबरा की चीख सुनाई देती है तो वो भागता हुआ वहां पहुंचता है। अब ग्वेन हवा में घूमती हुई टेबल पर गिरती है, फिर किसी ताकत से धकेली जाती है, सीधा ओवन की आग की तरफ। एर्नी तुरंत उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है ताकि वो आग में न गिरे, लेकिन जैसे ही बाकी लोग उसकी मदद करने आते हैं, रैक पर रखी चीजें अपने आप उड़ने लगती हैं और उन पर फेंकी जाती हैं।
मस्टैंग किसी तरह उन चीजों से बचता है और अर्नी की मदद करके ग्वेन को पीछे खींच लेता है। ग्रैबर ग्वेन को छोड़ देता है और फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है। फिन्नी ग्वेन को जगाता है और सब लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं। वहाँ ग्वेन सबको बताती है कि उसने अपने सपनों में जिन 3 लड़कों को देखा है वो कौन है और कैसे मरे। आर्मांडो तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है कि उसने उन बच्चों को ढूंढना कभी बंद नहीं किया। वो सबको कैंप की एक पुरानी तस्वीर दिखाता है, उस साल की जब कैंप आखिरी बार खुला था। तस्वीर में ग्वेन की माँ होप भी एक काउंसलर के रूप में नजर आती है और फिन्नी उस तस्वीर में स्टाफ के बीच ग्रैबर को पहचान लेता है। आर्मांडो हैरान होकर बताता है कि वो आदमी दरअसल कैंप का मेंटेनेंस वर्कर था जिसका नाम वाइल्ड बिल हिकॉक था, क्योंकि वो हमेशा पिस्टल जैसी बेल्ट पहनता था। ग्वेन को याद आता है कि उसके सपने में जो अक्षर उसने देखे थे वो उसी नाम के शुरुआती अक्षर थे, यानी WBH। उसे समझ आता है कि यही वो जगह थी जहां से ग्रैबर ने अपने कत्ल शुरू किए थे। आर्मांडो बताता है कि कैंप में अजीब चीजें लगभग 4 साल पहले से होने लगी थीं। फिन्नी कहता है, यही तो वो वक्त था जब मैंने ग्रैबर को मारा था, यानी उसकी आत्मा अब आजाद हो गई थी और वापस यहाँ लौट आई थी। ग्वेन सोचती है कि ग्रैबर अपनी ताकत उन आत्माओं के डर से लेता है जिनकी मौत के बाद भी रूहें चैन में नहीं हैं। इसलिए अगर उन्हें सबको मुक्त करना है तो उन बच्चों की लाशें ढूंढनी होंगी। पुलिस ने कभी झील में तलाश नहीं की थी क्योंकि जब कत्ल हुए थे तब झील पूरी तरह जमी हुई थी। लेकिन आर्मांडो को याद आता है कि वाइल्ड बिल के पास आइस फिशिंग का सारा सामान था, यानी वो बर्फ में छेद करके कुछ भी छिपा सकता था। सभी तय करते हैं कि सुबह वो झील पर जाकर तलाश करेंगे। आर्मांडो अपने ऑफिस जाता है ताकि उन बच्चों की तस्वीरें ले आए। तभी उसे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकता है और देखता है कि बाहर एक स्नोमैन बना हुआ है। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद ये मस्टैंग ने बनाया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो स्नोमैन कुछ और भी भयानक चीज छिपा रहा है। उसी वक्त आर्मांडो के रेडियो से अचानक अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगती है। फिर उसी में से ग्रैबर की डरावनी आवाज सुनाई देती है, तूने मुझे मजबूर किया अपने भाई को मारने पर। आर्मांडो जवाब देता है, तू हमेशा उन लड़कों को अपने पास नहीं रख सकता। इतना कहते ही बत्तियां चली जाती हैं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। वो टॉर्च उठाता है और तभी जोर की आवाज थड़ आती है। वो मुड़कर खिड़की की तरफ देखता है। वहाँ बर्फ और खून से बना हुआ ग्रैबर का मास्क चिपका होता है। रेडियो से फिर आवाज आती है, मैं तुझे चोट पहुंचाना चाहता हूँ। आर्मांडो कहता है, हम उन बच्चों को वापस ले आएंगे बिल। ग्रैबर गुस्से में गुर्राता है, वो मेरा नाम नहीं है। फिर वो खिड़की पर जोर से हाथ मारता है और पल भर में गायब हो जाता है। अगली सुबह सब लोग झील की तरफ निकलते हैं। पूरा दिन बर्फ में तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। शाम तक सब थक जाते हैं। रात में फिन्नी और अर्नी ग्वेन से कहते हैं कि वे बारी बारी से उस पर नजर रखेंगे ताकि अगर उसे फिर कोई बुरा सपना आए तो वे तुरंत मदद कर सकें। ग्वेन सो जाती है और सपना शुरू होता है। इस बार वो देखती है एक अखबार बांटने वाला लड़का बिली। वो साइकिल से अखबार बांट रहा होता है। तभी ग्रैबर अपनी काली वैन से आता है और बिली को उठा ले जाता है। यही था उसका पहला शिकार। ये याद उसी वक्त होप, ग्वेन की माँ, भी अपने सपनों में देख रही होती है। वो पहचान जाती है कि वो आदमी वाइल्ड बिल है, वही जो कैंप में काम करता था। हकीकत में ग्वेन फिर से नींद में चलने लगती है। एर्नी उसे देख लेता है और धीरे से वापस बिस्तर पर भेज देता है। सपना आगे बढ़ता है। ग्वेन देखती है कि उसकी माँ होप बिस्तर से उठकर कहीं जा रही है। वो उसके पीछे पीछे चलती है और पहुंचती है ग्रैबर के पुराने घर में। वहाँ होप को तहखाने सेलर में एक बच्चा दिखाई देता है, डरा हुआ, कैद में। वो पुलिस को बुलाने बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी जवान ग्रैबर उसे पकड़ लेता है और अपनी वैन में खींच ले जाता है। उसी समय ग्रैबर का भूत प्रकट होता है। वो ग्वेन को भी जबरदस्ती वैन में चढ़ा देता है। सफर के दौरान वो कहता है, मैं तुझे बुराई के तौर पर नहीं लाया, बल्कि एक मेहरबानी के तौर पर, ताकि तू अंत से पहले सच्चाई जान सके। वैन रुकती है और ग्वेन देखती है कि वो अपने ही घर के सामने है। वो अंदर जाती है और देखती है उसकी माँ का शव गैरेज में लटका हुआ है। ग्वेन के आंसू निकल पड़ते हैं। अब सच्चाई सामने आती है, उसकी माँ ने खुद अपनी जान नहीं ली थी। ग्रैबर ने उसे मारा था और ऐसा दिखाया था जैसे उसने खुदकुशी की हो। ग्वेन चिल्ला उठती है। वो देखती है उसके पिता टेरेंस घर में दाखिल होते हैं। वो अपनी बीवी की हालत देखकर टूट जाते हैं। ग्रैबर कुल्हाड़ी निकालता है। ग्वेन डरकर भागती है, सीढ़ियां चढ़ती है और पहुंच जाती है ग्रैबर के तहखाने में। वहीं ब्लैक फोन बजने लगता है। ग्वेन उसे उठाती है। उधर से फेलिक्स की आवाज आती है, छुप जा। वो बाथरूम में भागती है और दीवार में एक छेद दिखता है। उसमें से एक रास्ता जाता है एक दरवाजे तक। ग्वेन जोर जोर से दरवाजा पीटती है
पर वो खुलता नहीं। तभी ग्रैबर पीछे से आता है और उसकी बांह पर कुल्हाड़ी से वार करता है। ग्वेन की बांह से खून बहने लगता है और ये चोट असल दुनिया में भी दिखने लगती है। अर्नी ग्वेन को तड़पते हुए देखता है। वो बाकी सबको बुलाता है पर कोई भी उसे जगा नहीं पाता। आखिरकार ग्वेन उस दरवाजे को खोल लेती है और बाहर निकलती है, जहां फेलिक्स उसे दरवाजा बंद करने में मदद करता है। वो झील की तरफ भागती है। वहां उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है जो उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर असल में आर्मांडो झील पर तलाश कर रहा होता है और आखिर उसे फेलिक्स की लाश मिल जाती है। वो बर्फ तोड़ने लगता है, तभी उसके पीछे ग्रैबर आकर उसे पानी में धकेल देता है। ग्वेन सपने में फोन बूथ का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है और असल दुनिया में वो फिनी को मुक्का मार देती है। ग्रैबर फोन की तार से ग्वेन का गला घोंटने लगता है। उसका शरीर हवा में उछलता है, घूमता है, खून चारों तरफ बिखर जाता है। बचे हुए सब लोग उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। मस्टैंग उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जागती। सब लोग उसे चिल्लाकर कहते हैं, ग्वेन लड़ो, हार मत मानो। सपने में ग्वेन को उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। वो ध्यान लगाती है और तभी फोन बूथ फट जाता है, जिससे ग्रैबर पीछे उछल जाता है। ग्वेन चिल्लाती है, अब मेरे पास भी ताकत है। वो ग्रैबर को सिर से मारती है और नींद से जाग जाती है। वो सब झील की तरफ दौड़ते हैं और आर्मांडो को बचा लेते हैं। वो बताता है कि उसे फेलिक्स मिल गया है। अब वे तय करते हैं कि कल बाकी 2 बच्चों को भी ढूंढेंगे। कैंप लौटने पर सब हैरान हो जाते हैं जब टेरेंस, ग्वेन का पिता, बर्फ हटाने वाली गाड़ी से पहुंचता है। फिनी अपने पिता के साथ जाने को तैयार होता है, लेकिन ग्वेन मना कर देती है। वो कहती है कि अब ये सब खत्म करना ही होगा। तीनों के बीच बहस होती है। ग्वेन दोनों पर गुस्सा करती है कि वो अपने डर का सामना नहीं कर रहे, बस भाग रहे हैं। फिर वो उन्हें होप के साथ जो हुआ वो सच बताती है और आखिर में वो भी उसके साथ रुक जाते हैं। अगले दिन सब फिर पूरे दिन बच्चों की लाशें ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक ग्वेन सो जाती है और सपना आता है कि ग्रैबर झील पर स्केटिंग कर रहा है। वो भागती है, लेकिन बर्फ टूटती है और वो झील में गिर जाती है। उसी वक्त असल में भी उसका शरीर गीला हो जाता है। ग्रैबर केनेथ को कुल्हाड़ी मारता है और घसीटता है। वो बारबरा से टकराता है, जिससे वो गिर जाती है और उसका चेहरा बर्फ पर लगकर घायल हो जाता है। ग्रैबर दोनों पर कुल्हाड़ी चलाता रहता है। वहीं ग्वेन झील के नीचे ड्रम जैसे बैरल देखती है और उन्हें हिलाकर अंदर से 2 और लड़कों की लाशें पाती है। ग्रैबर बर्फ तोड़ता है। रेस्क्यू केबल भी गिर जाती है। वो छलांग लगाकर फिनी की गर्दन पर बेल्ट डाल देता है और उसका गला घोंटने लगता है। ग्वेन का पिता झील में कूद जाता है और उसकी मदद करता है बैरल्स को बाहर लाने में, जबकि फिनी ग्रैबर को धकेल देता है। अब ग्वेन प्रार्थना करती है, जिससे बच्चों की आत्माएं आजाद हो जाती हैं। सपने में वो देखते हैं कि लाशें बर्फ से बाहर निकलती हैं और ग्रैबर का पैर पकड़कर उसे गिरा देती हैं। तीनों आत्माएं उसके रास्ते में आ खड़ी होती हैं। ग्वेन कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर मारती है और उसका मास्क उतार देती है। ग्रैबर डर से चीखने लगता है। फिनी पीछे से आता है और उसका सिर बार बार बर्फ पर पटक देता है। फिर ग्वेन उसका पैर काटकर उसे कंकालों के हाथों से छुड़ाती है और दोनों मिलकर उसका शरीर झील में फेंक देते हैं, जहां वो हमेशा के लिए मर जाता है। जब ग्वेन जागती है, वो अर्नी को किस करती है। बाद में कैंप में आर्मांडो बच्चों के परिवारों को फोन करके बताता है कि उनके बच्चे मिल गए हैं। ग्वेन को फिर फोन की घंटी सुनाई देती है। वो उठाती है तो उसकी माँ की आवाज आती है, तुमने बच्चों को बचा लिया ग्वेन, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। कॉल कट जाती है। ग्वेन ये बात फिनी को बताती है और आखिर में दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ वहां से निकल जाते हैं।